अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 तक हमने कल किया था, 88 से स्टार्ट करते हैं। अ पेशेंट हैज़ फीवर, नेल पटिकिया है, कंजक्टाइवल हेमरेज एंड ट्राइकस्पिड वेल इन्वॉल्वमेंट, विच ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट लाइकली। अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं। अब ये देखें कि ये जो MCQs है, ठीक है, इसमें फीवर की भी हिस्ट्री है, नेल पटिकिया है, ठीक है, कंजक्टाइवल हेमरेज है, ये तो टिपिकल हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ बात जा रही है, ठीक है। और साथ आ रहा है ट्राइकस्पिड वेल्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ज़्यादा कॉमन इसमें माइट्रल वेल्व होते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अयोटिक वेल्व ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक और बात पढ़ी थी कि IV ड्रग यूज़र्स के केस में ट्राइकस्पिड वेल्व इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही हमने इसका ऑर्गेनिज्म भी सेपरेट पढ़ा था कि अगर मतलब IV ड्रग यूज़र हैं और साथ ट्राइकस्पिड वेल्व इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें हमारे पास स्टेफ ओरियस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करा रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे जनरल अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जब भी हमारे पास मतलब एक्यूट होता है और सब एक्यूट होता है, ठीक है। तो एक्यूट में मेनली स्टेफ ओरियस ही होता है, लेकिन जो सब एक्यूट होता है, ठीक है, जैसे कि ऐसी कंडीशन जिसमें पहले से हार्ट डैमेज है, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसमें पहले से स्टीनोज्ड है या कोई भी पैथोलॉजी चल रही है हार्ट की, ठीक है, उसकी वजह से जब सब एक्यूट हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस उसका मेन पैथोलॉजिकल एजेंट होता है, ठीक हो गया। ये 2-3 MCQ थे जो साथ ही आपने कर लिए। लेकिन इसी तरह एक MCQ वही जो मैं पहले वैसे बात बता चुकी हूँ कि अगर पूछा जाए कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मेन हमारे पास जो वेल्व होता है वो ज़्यादातर हमारे पास माइट्रल वेल्व होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टायरोसिन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो नॉर्मली ये हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। क्यों? अच्छा, हम जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको दो में डिवाइड करते हैं, या हमारे पास एसेंशियल है। एसेंशियल का ये मतलब है कि बॉडी बाहर से वो लेती है, उनको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। नॉन एसेंशियल उनको कहते हैं जो बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू या किसी भी जो भी उनकी साइकिल्स चल रही होती हैं, ठीक है, उनमें वो मतलब किसी भी तरीके से वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन होता क्या है कि अब ये जो टायरोसिन है ना, इसका आपको पता होना चाहिए कि ये फिनाइल एलानिन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। दोबारा बात करते हैं कि फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज़ में होता है, ठीक है, तो टायरोसिन नहीं बन पाएगा। ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे केसेस में हमें बाहर से टायरोसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास कंडीशनली एसेंशियल हुआ कि नॉर्मली ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन ऐसी डिजीजेज जिसमें ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में, नॉर्मली तो ये प्रोड्यूस हो रहा था, ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन अगर ये बॉडी में प्रोड्यूस ना हो तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसकी एक सेपरेट क्लास है, इसको हम कहते हैं कंडीशनली एसेंशियल, ठीक हो गया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट हम 90 MCQs पे चलते हैं। मेलानोमा इन्वेड द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू, ठीक है, एक मतलब किस स्ट्रक्चर के थ्रू या किस वेन के थ्रू, किस मतलब ये ऑर्बिटल कैविटी के अंदर इंटर होता है, ठीक है। मेलानोमा की बात हो रही है, तो ये हमारे पास एमिशरी वेन के थ्रू इंटर होता है, ठीक हो गया। ये तो सीधी सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91। कंजक्टाइवल एपिथीलियम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज, ठीक है। तो कंजक्टाइवा की कौन सी हमारे पास एपिथीलियम होते हैं? ज़्यादातर हम जो भी एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं, बेशक वो नेजल कैविटी हो, ठीक है, ओरल कैविटी हो, या वजाइनल मतलब वजाइना हो, ठीक है, वजाइनल की जो जितनी भी लाइनिंग होती है वो हो गई, ठीक है, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो आउटर सरफेस की स्किन होती है, ठीक है, वो तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज होती है ना, ठीक है। आप ओवरऑल जब सारी एपिथीलियम पढ़ेंगे ना तो आप हमेशा ये करेंगे कि मतलब एपिथीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके 1-2 MCQs लाजमी आते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपने जब एपिथीलियम याद किया तो याद करने का मैंने तो इस तरह करके आसान तरीका याद किया था कि जो भी सर्फेसेज हैं जिनका मतलब ये जो भी कैविटीज़ हैं जिनका आउटर सरफेस के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई भी कॉन्टैक्ट है तो वो ज़्यादातर नॉन केराटिनाइज होती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो कंजक्टाइवल एपिथीलियम है ये आपने याद कर लेनी है कि ये कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज। अच्छा, आपकी जो भी स्पेशलिटी हो, बेशक वो गायनी है, सर्जरी है, जो भी है, ठीक है, या मेडिसन है, ठीक है, इसमें एपिथीलियम का सवाल लाजमी आता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। एक टेबल भी बना हुआ है, फर्स्ट एड में भी है, लेकिन मैंने ये कहाँ देखा था, मैंने ये आई थिंक रफ़ी में भी देखा था, वहाँ पे भी एक बहुत प्यारा सा टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें सारी एपिथीलियम है, वो याद कर लेंगे आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 92।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा? कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती? ठीक है, आईजीजी नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन में से आईजीजी ऐसी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इसके अलावा आईजीजी का एक और एमसीक्यू होता है कि कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो बॉडी में सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में है, तो वो हमारे पास आईजीजी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है ऑप्शन बी में वाटर, नहीं वाटर भी क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली क्रॉस करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सी में ट्राइग्लाइसराइड की बात हुई है। ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे फ्री फैटी एसिड की बात होती तो वो कर जाता है। ठीक है, फ्री फैटी एसिड जो होता है छोटा मॉलिक्यूल होता है एक, तो वो लिपिड सॉल्युबल होता है, तो वो इजीली, उसका स्ट्रक्चर भी छोटा है तो वो इजीली हमारे पास क्रॉस कर जाता है, जबकि टैग नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ओपियाइड कॉजेज एक्साइटेबिलिटी? ठीक है, व्हेन गिवन विद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, तो वो हमारे पास पैथिडीन होती है। ठीक है, पैथिडीन एक ऐसा हमारे पास ओपियाइड मॉलिक्यूल है या ओपियाइड सब्सटेंस है, जब हम इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ देते हैं तो ये एक्साइटेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है। ठीक हो गया। ये जब हम ओपियाइड्स पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह फर्स्ट एड में, जो लोग मेरे साथ फर्स्ट एड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह डिटेल कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अच्छा, अब ना ऐसे होता है कि जैसे फर्स्ट एड में भी कुछ बातें सीधी सीधी आप सारी फर्स्ट एड पढ़ लें, ठीक है, उस तरह आपको नहीं फायदा जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सी चीज़ पूछी जाती है। मतलब आपने ये नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना एफसीपीएस के लिए, आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम कम होता है और आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच मसल इज पेयर्ड इन डीप रेडियल नर्व इंजरी प्रिवेंटिंग अ कंप्लीट रिस्ट ड्रॉप? ठीक हो गया। अब क्वेश्चन की पहले स्टेम को समझ लें कि कौन सा ऐसा मसल है जो स्पेयर्ड हो जाएगा या जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर डीप रेडियल नर्व की इंजरी हो जाए। ठीक है, और अगर जो कंप्लीट रिस्ट ड्रॉप भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो बच जाएगा। अच्छा, अब पहले तो पता होना चाहिए कि ये रिस्ट ड्रॉप होता किस नर्व से है। ये सवाल सीधा सीधा आता है, ठीक है, रेडियल नर्व की वजह से। ठीक हो गया। अब हमें एक और सवाल आता है कि रेडियल नर्व की इंजरी कहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि सवाल आता है कि आर्म में, जैसे अपर आर्म है, ठीक है, ह्यूमरस के लेवल पे, ठीक है, आप बताएं कि किस लेवल पूछा होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास मिड शैफ्ट की अगर इंजरी हो ना तो उसमें रेडियल नर्व डैमेज होती है। पहली बात ये पता हो। अब आपको पता है कि जब मिड शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे रेडियल नर्व इंजर्ड होती है ना, तो उस जगह पे अभी तक इसकी डिवीजन नहीं होती, मतलब ये डिवाइड नहीं हुई होती दो में। ठीक है, जो इसकी दो ब्रांचेज है ना, सुपरफिशियल और डीप। ठीक हो गया। अब अगर वहाँ पे डैमेज है तो कंप्लीट रिस्ट ड्रॉप होगा। लेकिन अगर जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, फोर आर्म में आते हैं या हैंड में आते हैं, ठीक है, आगे हमें पता है कि ये दो में डिवाइड हो जाएगी। एक हमारे पास इसकी डीप रेडियल नर्व ब्रांच है और दूसरी हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच है। ठीक है, अब अगर डीप नर्व डैमेज हो भी जाती है तो जो स्ट्रक्चर सुपरफिशियल से इनर्वेट हो रहे हैं वो बच जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास सुपरफिशियल नर्व से इनर्वेट होते हैं और वो इस कंडीशन में बच जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, इस मसल को तो सप्लाई ही अल्नर रन करती है। ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सटेंसर डिजिटोरम, इसको हमारे पास डीप नर्व करती है। ब्रेकियोरेडियलिस, इसको तो हमारे पास हाँ ये करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ये हमारे पास मसल है जिसको सुपरफिशियल नर्व ब्रांच, जो उसकी सुपरफिशियल ब्रांच है रेडियल नर्व की, वो इनर्वेट करी होती है। अच्छा, जब मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ तो जो ग्रुप में हमने SK22 भेजा है, अगर जिन्होंने अभी तक SK22 नहीं खरीदी तो वो खोल लिया करें। इससे ये होता है कि मतलब ओब्वियसली आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं, अगर आपको समझ भी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ अगर नज़र से गुजर रही हो तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होती है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि साथ साथ वो PDF खोल लेना, ताकि आपको अगर आप टाइम निकाल रहे हैं तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा भी हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, इट काजेज डिजीज़ ओनली व्हेन इट। तो हमने डिप्थेरिया के केस में स्पेसिफिक ये जो हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ऑर्गेनिज्म होता है, इसके केस में ये जो डिजीज़ काज करता है वो डिप्थेरिया होता है ना। ठीक है, उसके केस में उस दिन MCQs कौन सा याद पढ़ा था हमने कहा था कि ये सबसे लीथल जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, या आप कहें कि किस वजह से इसकी डेथ होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास मायोकार्डाइटिस जब ये कॉज करता है। ठीक है, जब ये हमारे पास हार्ट पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके दो तरह से MCQ, हार्ट का भी पूछा होता है और दूसरा मायोकार्डाइटिस का भी पूछा होता है, कॉज ऑफ डेथ करके पूछा होता है, इसका बहुत सवाल पूछते हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा है कि कब वो अपनी डिजीज़
काज करेगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन का नाम क्या होता है? डिफ्थेरिया टॉक्सिन। जब ये डिफ्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है कि ये हमारे पास किस फैक्टर को, किस प्रोटीन को इनहिबिट करता है। आपको पता है ये प्रोटीन इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ये जो एक्सोटॉक्सिन है ये हमारे पास इलॉन्गेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करता है। इसका एमसीक्यूज अभी रिसेंट भी जो मेडिसिन का पेपर हुआ था उसमें आया था, ठीक है। इलॉन्गेशन प्रोटीन 2 को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए, ये सारी बात मैंने आपको वैसे बता दी है कि ये डिजीज़ कैसे काज करता है, जब ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये किस प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा होता है? इलॉन्गेशन प्रोटीन 2 को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 96 पे हम आए हैं। लिग्नोकेन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ठीक है। ऑप्शन पहले पता होना चाहिए लिग्नोकेन होता क्या है। लिग्नोकेन हमारे पास एंटी एरिथमेटिक ड्रग है, ठीक है। इसकी क्लास कौन सी है? ये हमारे पास 1B में से है, ठीक है। ये किस चैनल को इनहिबिट करती है? ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करती है, ठीक हो गया। अब अगर हम सोडियम चैनल के ये जो ब्लॉकर्स हैं इनकी अगर कैटेगरीज हमें पता हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 1B है ये हमारे पास वीक सोडियम चैनल इनहिबिटर है, सबसे वीक। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? 1C वाले होते हैं, फिर 1A और फिर 1B होते हैं, ठीक है। सबसे वीक है। लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है पोस्ट MI के केसेस में। अगर एक पेशेंट को MI हुआ है, ठीक है, ये हम SK22 कर रहे हैं, पेज नंबर 14 है, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 96। अच्छा, पोस्ट MI के पेशेंट्स में अगर हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाए तो उसमें लिग्नोकेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये आप रट लें, ठीक है। इसके अलावा जब भी हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज होते हैं, डिजिटैलिस मतलब ये जो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है उसमें भी हम लिग्नोकेन देते हैं। ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे लिग्नोकेन दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्नोकेन बार बार पूछते हैं, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ चाइल्ड डायग्नोज विद न्यूरोब्लास्टोमा व्हाट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट पूछा गया है। ये हमारे पास साइक्लोफॉस्फेमाइड है। ये तो सीधा सीधा हीम के चैप्टर में लिखा हुआ है कि न्यूरोब्लास्टोमा के लिए हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहीं पे एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं। हमने कहा था कि साइक्लोफॉस्फेमाइड है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट कौन सा होता है कि ये हमारे पास हेमरेजिक सिस्टाइटिस काज करता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है हीमाचूरिया के साथ, ठीक है, ब्लड इन यूरिन होता है, ठीक हो गया। और अगर मतलब ऐसे हो कि एक पेशेंट है, उसको ट्यूमर था कोई, वो एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट ले रहा है, लेकिन अब वो आया कि उसको जी ब्लड इन यूरिन हो रहा है, ठीक है, मतलब हीमाचूरिया के साथ आया, ठीक है। तो आप बताएं कि ऐसा कौन सा एजेंट है, ठीक है। तो आपको साइड इफेक्ट आना चाहिए कि हमारे पास स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है साइक्लोफॉस्फेमाइड का, ठीक होगा। इसके साथ जैसे मेथोट्रेक्सेट लिखा हुआ, हमने कल भी बात की थी कि इसका मेथोट्रेक्सेट जो है इसका साइड इफेक्ट हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। डॉक्सोरिबोसिन जो होता है वो हमारे पास कार्डियोटॉक्सिक होता है, आई थिंक। और विनक्रिस्टीन ये हमारे पास आई थिंक न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हम हीम में जब ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। इसका मैंने एक निमोनिक भी बहुत से बनाए हुए हैं, वहीं पे देख लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इस दफ़ा भी जीन्स और ये जो ये डोमिनेंसी और ये जो सारी चीज़ें ना, रिसेसिव डोमिनेंट, ये बहुत पूछा गया था मेडिसिन के पेपर में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास आपको सारी डिजीज़, ये हमारे पेपर में भी एक सवाल इसका आया था, ठीक है। आपको बाकी सारी डिजीज़ पता होंगी कि वो कौन सी, तभी आप रूल आउट कर पाएंगे कि कौन सी इसमें से ऐसी है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, अब हमारे पास जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया है, एल्केप्टोन यूरिया या गौशर डिजीज, ये तीनों हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, जबकि मार्फन डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मार्फन डिजीज़ है, एक और एमसीक्यू आता है इसका, इन्होंने पूछा होता है जी, क्रोमोसोम पूछा होता है, क्रोमोसोम 15 है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और लेंस की डिसलोकेशन होती है, ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेंस की सबलक्सेशन या डिसलोकेशन के साथ सवाल आता है, ठीक है। और पूछा होता है कि वो आउटवर्ड और टेम्पोरल साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। इसका हीमोसिस्टोन यूरिया मतलब वो है, हम उसमें पढ़ लेंगे बायोकेम में, ठीक है। लेकिन उसके साथ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमोसिस्टीन यूरिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है ना, उसमें भी सबलक्सेशन होती है, लेकिन उसमें लेंस डिसलोकेट होता है नेजली,
ठीक है, नेजल साइड पे, और जबकि मार्फन डिजीज़ में हमारे पास टेम्पोरल साइड पे लेंस डिसलोकेट होता है। ये सवाल आते हैं, मतलब जो मैं एमसीक्यूज़ के साथ आपको कोई बात बता रही हूँ तो वो आपने ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है, वो आपने यहीं पे, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें आपके जहन में कहीं ना कहीं आ जाए। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नई कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात है कि आपने उनको रिफ़्रेश करना है, ठीक है, दोबारा से उन चीज़ों को ताज़ा करना है ताकि वो पेपर में आपको याद आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45-year-old मैन प्रेजेंट विद अ ड्रूपिंग ऑफ राइट आईलिड, टोसिस के साथ आया है। द राइट आई इज़ डेविएटेड डाउन एंड आउट, ये स्पेसिफिक साइन होता है डाउन एंड आउट अगर आई हुई हो, ठीक है, तो ये हम इसको कहते हैं कि ओक्यूलोमोटर नर्व इंजरी में, ठीक है। ओक्यूलोमोटर नर्व कौन सी थी? ओक्यूलोमोटर थर्ड थी, ठीक है। अच्छा, एंड ही हैज़ अ वीकनेस ऑफ लेफ्ट अपर एंड लोअर लिम्ब ऑन एग्जामिनेशन द माउथ डेविएट टू द लेफ्ट साइड व्हाइल स्पीकिंग वेयर इज़ द मोस्ट लाइकली साइड ऑफ लीजन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओक्यूलोमोटर नर्व है या इसके साइड का साथ का अगर मोटर एरिया भी इन्वॉल्व हुआ है तो ये जो थर्ड नर्व है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये हमारे पास मिड ब्रेन से ओरिजिनेट करती है, थर्ड और फोर्थ दोनों, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है वेंट्रल मिड ब्रेन, या जिसको हम सेरिब्रल पेडंकल भी कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, 100 MCQs है हमारे पास। वारफरिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, ये क्या करता है? वैसे पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक अगर बात की जाए ना तो ये हमारे पास एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है वारफरिन, जिसकी वजह से, क्योंकि जो एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है वो विटामिन के मतलब विटामिन के की एक तरह से आप समझें कि उसकी दोबारा से रिडक्शन, उसको रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। अगर वो एंजाइम इनहिबिट होगा तो विटामिन के रिड्यूस नहीं हो पाएगा, अगर वो विटामिन के रिड्यूस नहीं होगा तो वो जो अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को उनके जो ग्लूटामेट रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, उनको मतलब जो उसकी एक्टिविटी थी या उनको जो एक्टिवेट करा रहा था, ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन कराएगा वो नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। मतलब ऑल द वे अगर पूरी लूप की बात की तो एट द एंड तो यही हो रहा है ना कि वारफरिन विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, उनकी सिंथेसिस को। अच्छा, अब ना वारफरिन की टॉक्सिसिटी का बहुत सवाल आता है। जब भी वारफरिन की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, तो उसमें पूछा होता है कि आप अगर उसके लिए एंटीडोट देते हैं तो वो कौन सा होता है, ठीक है। हम अक्सर ईआर में हम कह रहे होते हैं कि ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे दें, ठीक है, लेकिन किताबें ये नहीं कहती, किताबें कहती हैं कि पीसीसी पहले देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट, जो पीसीसी होते हैं वो पहली नंबर पे दिए जाते हैं। अगर वो नहीं है अवेलेबल फिर आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, ठीक हो गया। और अगर आपने विटामिन के दिया भी है तो उसका बहुत डिले एक्शन होता है, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी के केस में, ठीक है, तो आपने वो बाद में देना, वो तीसरे नंबर पे देना होता है, ठीक है। जो मैं बात अक्सर आपको बताती हूँ कि आपने हमेशा हर चीज़ को यहाँ पे FCPS के लिए 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 3, इस तरह करके मतलब याद रखना है, ठीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाए। तो सबसे पहले PCC देते हैं, फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, और फिर हमारे पास विटामिन के देते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन के बहुत लेट जाके एक्शन करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट MCQs। अ बॉय डेवलप जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन आफ्टर सल्फोनामाइड यूज़, ठीक है, हीन्स बॉडी सीन्स डायग्नोसिस, ठीक है, ये मतलब ये पूरी स्टेम तो नहीं है ऑब्वियस, ये रिकॉल्स ही हैं। अच्छा, अब जैसे पेशेंट आया जॉन्डिस के साथ डार्क यूरिन, तो ये एक बता रहा है कि जॉन्डिस भी है, डार्क यूरिन भी है, तो हिमोलिसिस हुई है, ठीक है। और आगे स्टेप में ये बताया कि आफ्टर सल्फोनामाइड यूज़, हमें पता है कि जब भी अगर एक पेशेंट है जो G6PD का पेशेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि G6PD एक एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। हमारा यही सवाल आया था, ठीक है, था बहुत सीधा, लेकिन वही बात है कि उन्होंने कन्फ्यूज़ करके ऊपर से घुमाया हुआ था तो लोगों ने अक्सर गलत किया था, ठीक है। अच्छा, हमें पता होना चाहिए ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। जिन पेशेंट में ये डिजीज़ होती है, अगर वो सल्फोनामाइड लें या जैसे फेवाबीन्स लें या फिर एंटी मलेरियल ड्रग्स लें, और उसमें से भी हमारे पास प्राइमाक्विन लें, ठीक है, ये 3 ऐसी स्पेसिफिक आपने बातें याद रखनी, या फिर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन लें, ये जो ड्रग्स लेने के बाद ऐसे पेशेंट में हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, हुआ। अब यहाँ पे भी यही है, ठीक है। और हीन्स बॉडी स्पेसिफिक बनती हैं हमारे पास G6PD के पेशेंट में। हीन्स बॉडी हमारे पास किस में बनती है? स्प्लीन में बनती है इन पेशेंट में। जब बार बार लाइसिस हो रही होती है वो सेल्स वहाँ पे जाते हैं स्प्लीन में, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो उनको इनगल्फ करते हैं और हीन्स बॉडी बनती है, ठीक है, पेरिफेरल फिल्म पे हमें नज़र भी आती हैं। दोबारा से MCQs को पढ़ते हैं। अ बॉय डेवलप जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन आफ्टर सल्फोनामाइड यूज़, ठीक है, तो इस ड्रग के बाद उसकी हिमोलिसिस हो गई है, ठीक है, ब्लड की। हीन्स बॉडी सील्स, ठीक है, पेरिफेरी पे मतलब जो पेरिफेरी ब्लड पेरिफेरी फिल्म कराते हैं हम, ठीक है, तो उसमें नज़र आ गए, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है ये हमारे पास G6PD
की डेफिशिएंसी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, अ वुमेन इन रिहेबिलिटेशन फॉर मैनी ईयर्स विद लिवर डिजीज मोस्ट लाइकली कॉज वायरल हेपेटाइटिस। नहीं, वायरल में तो रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, हाँ ये हो सकता है कि पेशेंट अल्कोहल लेता हो, हमें पता है कि अल्कोहल के साथ जो है वो लिवर डिजीज़ हो जाती हैं, फैटी लिवर हो जाता है, मेलरी बॉडीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। मेलरी बॉडीज़ का लफ्ज़ लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये सवाल पूछते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस नहीं है, इसमें तो नहीं होता। ड्रग इंड्यूस में भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में हो सकता है। रिहेबिलिटेशन का जो लफ्ज़ यूज़ किया गया ना फॉर मैनी, तो ऑब्वियसली वो अल्कोहल कंजप्शन करती होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तभी वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में, ठीक है। और कोई ऐसी खास वजह यहाँ पे बनती नहीं है। ऑब्वियसली जो CPSP ने दिया होगा उसमें तो कंप्लीट स्टेम होगी, यहाँ पे तो रिकॉल है, तो हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही। लेकिन अब आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जो आपको उससे समझ आ रही है वो देखें। आपने पता है डिटो यही स्टेम रिटर्न ही नहीं है। मतलब बहुत से लोग जब मैंने FCPS की तैयारी शुरू की थी तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि SK आप रट ले तो आपका पेपर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। आपने ये नहीं करना, आपने अपनी बेसिस स्ट्रॉन्ग रखनी है कि जब आप सवाल पढ़ें, बात यह कि आप उसके ऑप्शंस पढ़ें तो आपको पता हो। अगर उसमें गलत लिखा हो ना, आपने लकीर के फ़कीर नहीं बनना, आपको पता हो। और बेसिस आपकी तभी स्ट्रॉन्ग होंगी जब आपने किसी अथेंटिक बुक से अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। सिर्फ गुजारने से भी नहीं, और अच्छे से पढ़ा होगा और बार बार रिवाइज़ किया होगा, ठीक है। जैसे कि फ़र्स्ट एड है, ठीक है, फ़र्स्ट एड आपने लाजमी पढ़नी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। अ यंग बॉय डेवलप इन्फेक्शन आफ्टर IV फ्लूइड, हेल्थ केयर वर्कर हैड हैंड इन्फेक्शन, लाइकली ऑर्गेनिज्म इज। तो हमें पता है ये स्टेफ ओरियस होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो नोसोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करवाता है वो भी हमारे पास स्टेफ ओरियस ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं। अ 55-year-old शिपयार्ड वर्कर प्रेजेंट विद अ प्रोग्रेसिव डिस्निया, ठीक है। उसके बाद है चेस्ट पेन है उसको साथ, इमेजिंग शोज प्लूरल थिकनिंग विद मल्टीपल प्लूरल प्लैक्स, ठीक है। इसमें 2 हिंट्स अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, फिर भी आगे चलते हैं, ठीक है। अ बायोप्सी रिवील मेलिग्नेंट स्पिंडल शेप सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्लूरा, एक्सपोजर टू विच सब्सटेंस इज मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। शिपयार्ड वर्कर, इसको बेशक आप हाईलाइट करें या जैसे भी आप देख लें, शिपयार्ड वर्कर के केस में स्पेसिफिक हमारे पास एस्बेस्टोस होता है, ठीक है। एक हिंट हो गई। दूसरी प्लूरल प्लैग जो होता है ना, वो जैसे कहते हैं ना कुछ डिजीजेज ऐसी होते हैं जिसका एक मतलब पैथोग्नोमिक साइन होता है, ठीक है। जैसे हम TB केशियस नेक्रोसिस की जब भी बात करते हैं तो हमें पता होता है यार ये तो TB है, ठीक है। नॉन केशियस में हम ज़्यादातर सर्काइडोसिस ही होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई और उसकी हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक बात ना दी हो तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि जैसे ही नॉन केशियस नेक्रोसिस आ रहा है, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, तो आप सर्काइडोसिस को क्लिक करें, ठीक है। इसी तरह अगर प्लूरल प्लैक्स का जिक्र आ रहा है तो प्लूरल प्लैक्स स्पेसिफिक पैथोग्नोमिक साइन होता है एस्बेस्टोस के लिए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा आगे आप देखिए कि स्पिंडल शेप सेल, मेलिग्नेंट स्पिंडल शेप सेल अराइजिंग फ्रॉम प्लूरा। अगर मुझसे यहीं पे ये कैंसर का पूछते ना कि कौन सा ऐसी मेलिग्नेंसी है जो ये काज करे, तो वो मीजोथीलियोमा होता। आपको पता है, अब ऑर्गेनिज्म तो हो गया कि ये एस्बेस्टोस, सॉरी ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, एस्बेस्टोस की एक और बात सुनने, एक तो मैंने हिंट्स ये बता दी ना कि 3-4 बातें इसके लिए स्पेसिफिक हैं। इसके अलावा एक और सवाल आता है कि कौन सा, जिस तरह बैक्टीरिया का नहीं पूछा होता कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो मेलिग्नेंसी काज करता है, तो उसमें हमें पता है कि H. पाइलोरी होता है, ठीक है, जो माल्ट लिम्फोमा काज करता है, ठीक है। इसी तरह एक सवाल आता है जो बहुत आसान होता है, पता नहीं लोग गलत क्यों करते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इनऑर्गेनिक आइन। एक ऐसा इनऑर्गेनिक आइन जो मेलिग्नेंसी काज करता है, तो वो एक ये हमारे पास एस्बेस्टोस, आपने याद रखनी है बात, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक आइन है और ये मेलिग्नेंसी काज करता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना एस्बेस्टोस 2 तरह के कैंसर काज करता है, एक मीजोथीलियोमा और दूसरा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। आप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को प्रेफर करते हैं, मतलब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मीजोथीलियोमा। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मीजोथीलियोमा। अगर दोनों ऑप्शन हों इसमें मतलब ऑप्शन में, तो हम ऑप्शंस में दोनों लिखे हों, ठीक है, तो उसमें हम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को प्रेफर करेंगे, ठीक है। आपने मेरी बात याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा जब एक और डिफरेंस है इन दोनों में, मीजोथेलियोमा पेरिफेरल में होता है, ठीक है, पेरिफेरल लंग में होता है, क्योंकि वो प्लूरा से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। जैसे इसकी हिंट आपने यहाँ पे भी देखिए, प्लूरल यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेलिग्नेंट स्पिंडल शेप सेल अराइजिंग फ्रॉम प्लूरा, तो ये मीजोथेलियोमा की बात की गई है। अगर यहाँ पे मेलिग्नेंसी में मतलब ऑप्शंस में मतलब मेलिग्नेंसी पूछी होती स्टेम में, और ऑप्शन में अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता भी तो मैं उसको क्लिक ना करती, क्योंकि ये स्पेसिफिक मीजोथेलियोमा की तरफ बात चली गई। लेकिन अगर स्मोकिंग के साथ हिस्ट्री हो और इसके साथ बताया हो कि वो सेंट्रल कैंसर है, ठीक है, तो मैं उसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ही कहती, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई बात ना हो, सिर्फ एस्बेस्टोस लिंक्ड
कैंसर की बात हो तो वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा। ठीक है, होप सो मुझे मतलब आपको ये सारे डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आज का लास्ट MCQ करते हैं। अ ड्रग विच इज़ यूज फॉर सिंपथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम सिंपथेटिक ट्रीटमेंट के लेते हैं? वैसे तो मेथिमाजोल देते हैं, ये जो प्रोपाइल PTU भी दिया है, ठीक है, रेडियो, लेकिन आपको पहले तो पता चलना चाहिए ना कि हाइपरथायराइडिज्म में कौन से ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। पाल्पिटेशंस आ रही हैं, ठीक है, टैकीकार्डिया होता है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें, स्वेटिंग होता है, ठीक है, मतलब ये जितनी भी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो आपको पता नहीं चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो सिंपथेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम दे रहे होते हैं ड्रग, वो हमारे पास प्रोप्रेनोलोल है। प्रोप्रेनोलोल क्या करता है? एक तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जितने भी हैं इनको कम करता है, ठीक है, ये क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है, बेसिकली नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, इसके अलावा ये I4 की I3 में कन्वर्जन जो कि पेरीफ्री में हो रही होती है, जो कि हम आप कहते हैं कि I3 हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है थायराइड की, ठीक है, वो नहीं होने देता। पेरीफ्रल कन्वर्जन ऑफ I4 टू I3 नहीं होने देता, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ना यहीं पे मैं बता देती हूँ कि एक दो सवाल और आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में पूछा होता है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी ड्रग प्रेफर करते हैं? ठीक है, तो वो प्रोपाइल थायोरेसिल है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम मेथिमाजोल देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जैसे हमारा एक MCQs आया था, ठीक है, MCQs ये था कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो उस मतलब रेडियो आयोडीन लगवा रही थी कि पता नहीं उसने लगवानी है, कुछ इस तरह का था। ठीक है, और अब ना वो 8 वीक प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब आपके पास आई है, तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे? ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शन थे। उसका करेक्ट ऑप्शन ये था कि आपने रेडियो आयोडीन स्टॉप करवानी है और उसको PTU स्टार्ट करना है, क्योंकि हम ये बस सीधी सी बात है और ये रट लेनी है, आपने घोल के पी जानी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और कुछ भी नहीं देते, आपने सिर्फ PTU देना है। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड में हम मेथिमाजोल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने एक बात और बतानी थी कि फ़र्स्ट एड का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें CVS भी तकरीबन हाफ़ हो चुका है। किसी ने भी अगर फ़र्स्ट एड की क्लासेस लेनी हो तो वो DM कर सकता है। वैसे मैंने ग्रुप में उसकी डिटेल्स वगैरह भेज दी हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने वो ज्वाइन भी कर लिया सेशन, तो इंशाल्लाह हम उसमें वो 15 से 20 दिनों में वो ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, उसमें फिर आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा ताकि आप कम से कम 3-4 दफ़ा वो रिवाइज़ कर लें। इसके साथ मेरी कोशिश होगी कि आपका हर कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी उसके बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो वो मुझे DM कर सकता है। कोई सवाल पूछना हो किसी ने? चलें, ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।